हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फूड एंड लाइफ चैनल। मैं हूं दिशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आयुर्वेद की सौगात। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन से जूझ रही है और अब तो सिचुएशन ये है कि हमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को भी विजिट करने में डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कोरोना पेशेंट्स ही आते हैं और हमें ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल्स को विजिट करना अवॉइड करना चाहिए। पर यदि हमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उस सिचुएशन में हम भारत की सबसे पुरानी पारंपरिक चिकित्सीय पद्धति आयुर्वेद को आजमा सकते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक दवाइयों और उपचार का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और ये घर में अवेलेबल चीज़ों से ही इसकी दवाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसे आप खुद ही बना सकते हैं। तो इसे आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसीलिए आज मैंने हमारे चैनल पर जाने माने डॉक्टर रितेश चावला जी को इनवाइट किया है, जो कि BAMS MD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं और पिछले एक दशक से दिव्य आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रितेश चावला जी का। नमस्ते डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फूड एंड लाइफ पे। और आज का हमारा विषय है हेयर फॉल, यानी कि बालों का झड़ना। ये आजकल बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू मैम, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी। तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, हमारे व्यूअर्स की ओर से, कि हमारे बाल झड़ने क्यों लगते हैं? इसके क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं? बालों के झड़ने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। तो हर इंसान के बाल झड़ने के कारण आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हमारा जो कारण आता है कि एक हेरिडिटरी कारण है। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के पेशेंट, बहुत सारे मेल पेशेंट हमारे पास अप्रोच करते हैं जिनके आगे के इतने हिस्से के बाल जब वो चले जाते हैं या जाने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो दैट इज द हेरिडिटरी कॉज, जिसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। और इसके अंदर उनके अगर हम लोग पूछें उनके फैमिली में, तो उनके पिताजी को या उनके भाई को या उनके रिलेटिव्स में चाचा या अंकल को किसी ना किसी को ऐसी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक हेरिडिटरी पैटर्न आता है। तो जो ज्यादातर शुरुआत होती है 22-25 साल के आसपास में, ये ऐसा पैटर्न जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे कारण आते हैं जैसे कि एनीमिया हो जाना, शरीर में खून की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। सडन स्ट्रेस, जिसको हम लोग टिलोजन एफ्यूवियम की कंडीशन बोल सकते हैं, उसमें उसकी वजह से भी बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस का कारण आता है कि शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाना, या फिर जब हम लोग क्रैश डाइट्स करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो ओबेसिटी के रहते हैं वो सडन वो सोचते हैं कि हम लोग पतले हो जाएंगे, हम लोग क्रैश डाइट करेंगे, सडन खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। तो वो जब कारण आता है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है कि क्योंकि क्रैश डाइट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जरूरी ऑर्गेन्स को जो न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो उनको पहुंचाना शुरू कर देती है और बालों को उतना नहीं न्यूट्रिशन मिलता, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना हमें दिखता है। फिर पोस्ट फीवर, अगर फीवर आया तो बहुत सारे टाइम फीवर के बाद भी कुछ समय के बाद पेशेंट को हेयर फॉल नजर आता है। और जब वो मतलब औरतें जब प्रेग्नेंट रहती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान में, मेनोपॉज होने के दौरान में, इस समय में भी हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे फीमेल्स की बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से उनमें भी हेयर लॉस दिखता है। फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी अगर हम लोग किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई इंसान मेडिसिन तो लेता ही रहता है। हाँ। तो बहुत सारे समय रिएक्ट करती हैं, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी हम लोग हेयर लॉस देखते हैं। डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस का। और आज अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे समय ये डैंड्रफ जो है हर छोटे से बड़े को नजर आती है। तो डैंड्रफ भी कहीं ना कहीं हेयर लॉस का एक मुख्य कारण नजर आता है। फिर एजिंग भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से भी हेयर फॉल दिखता है। और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आजकल हम लोग हेयर डाइज, केमिकल बेस्ड शैम्पूज, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बालों के झड़ने के कारण में
शामिल हो जाती हैं। कैंसर के जो ट्रीटमेंट चलते हैं जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो इनकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और अगर फिर एलोपेशियाज में जाएंगे तो फिर स्कारिंग और नॉन स्कारिंग, दो तरह के अलग अलग एलोपेशिया आते हैं, तो वो कभी अलग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर लेंगे कि एलोपेशिया क्या है। तो ये एलोपेशिया जो है इनकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। मुख्य कारण ये हैं, बाकी और बहुत छोटे छोटे अलग अलग कारण हैं जो हम लोग जी, देख आप सकते हैं। सही कह रहे हैं, आपने बहुत सारे कारण बताए हैं, बट इनमें से मैंने एक बहुत ही कॉमन कारण देखा है, डैंड्रफ जो आपने बोला। तो ये डैंड्रफ मोस्टली होता है बहुत सारे लोगों को, और कई बार ये विजिबल होता है और कई बार नहीं दिखता है। तो ऐसी सिचुएशन में डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने का कोई उपाय है? देखो, पहले तो हमें ये समझना चाहिए बेसिकली डैंड्रफ है क्या, क्योंकि अगर हम इसको सोचे कि जड़ से खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बाल झड़ना बढ़ जाए, क्योंकि डैंड्रफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स के तौर पे आती है। जैसे हमारी बॉडी, जैसे अगर हम लोग अपनी टंग की बात करें तो टंग के अंदर अगर मॉइस्चरनेस खत्म हो जाएगी तो हम बोल नहीं पाते अच्छे से। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेट करने के लिए भगवान ने सेबेशियस ग्लैंड्स दिए हैं, जहां पर जो हमारे हेयर हैं उनको ल्यूब्रिकेशन हमारे सेबेशियस ग्लैंड से मिलती है, वहां से उनको नरिशमेंट मिलती है। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी कारणवश, या जब इसकी प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा कम हो जाए, तो ये डैंड्रफ का रूप ले लेती है। अगर कम हो जाती है तो उसको हम लोग ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं, कि पेशेंट ज्यादातर सिर खुजाता रहेगा, उसको सिर में ऐसा लगेगा कि जैसे सूखा हुआ है, ड्राई, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग की सिर में बालों में हाथ लगाए पाउडर, जी, पाउडर के जैसा गिरता है, तो वो सूखी डैंड्रफ का रूप रहती है, जिसमें हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स है उसके अंदर सीबम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली जो आती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे खाने में बहुत सारे स्पाइसी फूड्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑयली फूड्स आ गए हैं, हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और उस सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ओवर सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और वो फिर ऑयली डैंड्रफ की तरफ चले जाते हैं। सो वन इज ड्राई डैंड्रफ एंड अदर इज ऑयली डैंड्रफ। एक नॉर्मल फिनोमिना में जब हमारी ये सिर के ऊपर निकलती है तो दैट इज नॉट डैंड्रफ, वो एक नॉर्मल हमारे हेयर को पोषण देने के लिए, उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेशन देने के लिए, शाइन मिलने के लिए वो निकलती है। बट अगर इसकी प्रोडक्शन कम हुई तो ड्राई डैंड्रफ हो जाएगी, अगर ओवर प्रोडक्शन हुई तो उसकी वजह से ऑयली डैंड्रफ हो जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं कहीं ना कहीं हेयर फॉल का कारण बनती है। अगर ड्राई डैंड्रफ रहेगी तो पेशेंट हमेशा सिर में इचिंग करने की इच्छा रखेगा, उसको बार बार ऐसा लगेगा यार मैं खुद मुझे सूखा लग रहा है, कुछ टाइटनेस लग रही है वहां पर, और कोशिश करता है कि मैं कोई ऑयल लगाऊं या ऐसी कोई चीज लगाऊं। बट बहुत सारे समय में डैंड्रफ के अंदर जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, ऑयलिंग नहीं करनी है, और फिर वो अलग अलग तरह के शैम्पूज यूज करता है, और उसकी वजह से फिर पेशेंट को दिक्कत आती है। सेकेंडली एक कारण ये भी रहता है कि इसमें एक मैलासीजिया फरफर करके एक फंगस रहती है जो ऑयल के ऊपर जीवित रहती है, जिसका भोजन ऑयल ही है। तो जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उनके अंदर ये मैलासीजिया फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो हमारे स्कैल्प के ऊपर जब फीड जो है उसकी वो ऑयल रहती है, तो हमारे जो स्कैल्प पे ओवर प्रोडक्शन होती है ऑयल की, वो उससे ग्रो करती है। और बहुत सारे टाइम जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो वो आके कंप्लेन करता है कि सर ये सिर पे चिपचिपापन बहुत रहता है, ग्रीस सी बनी रहती है और खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको बहुत सारे टाइम पता ही नहीं चलता कि उसके सिर पे हैवीनेस है, और जब हम लोग अपना पंचकर्म का ट्रीटमेंट करते हैं आफ्टर दैट जब हम उसको पूछते हैं तो उसका जो हैवीनेस है वो चला जाता है। तो बहुत सारे टाइम ये जो डैंड्रफ है एक डैंड्रफ की तरह ना ट्रीट करके हम लोग को इसको एज पर आयुर्वेदा की वातज है, कफज है, पित्तज है, पित्त कफज है, ये समझ के अगर हम लोग उस डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं, या आपका जो नेचुरल फिनोमिना में जो हमारी बॉडी के अंदर सीबम प्रोडक्शन होनी चाहिए अगर हम लोग उसको नॉर्मल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करते ही पेशेंट का जो डैंड्रफ है वो ठीक हो जाता है। और ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी उम्र के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो अच्छे से ठीक नहीं होंगी तो ये आता रहेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट को आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे डाइट अच्छा होगा आपकी ये चीज इंप्रूव हो सकती है।
ओके, तो डैंड्रफ डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी डाइट से, हमारे फूड से, तो हमें हेल्दी फूड लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जी जी। ऑयली डैंड्रफ है तो हमें ऑयली फूड हाँ, अवॉइड इसके करना अंदर हम जहाँ जहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस जगह पर हम लोग पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आपका जो ऑयल कंटेनिंग फूड है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जी। आपको थोड़ा सा ड्राई फूड कंटेंट वाली आइटम्स लेनी है, जैसे जौ की रोटी ले सकते हैं आप, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, गेहूं का इस्तेमाल कम करें, थोड़ी सी रोस्टेड चीजें जो है वो ज्यादा लें। और जहां पर हमें दिखता है कि ड्राई डैंड्रफ ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग जो है पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसा नहीं कि ऑयल भर भर के लोगे, आप ऑयल का कंटेंट लोगे, बट ये थोड़ा नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। और इसमें आपको ऑयलिंग भी हम लोग रेकमेंड करते हैं, जी। बट सिंपल ऑयल की जगह हम लोग मेडिकेटेड ऑयल्स रिकमेंड करते हैं। वो मेडिकेटेड ऑयल्स क्या करते हैं कि पेशेंट की जो ड्राई डैंड्रफ है उसको इंप्रूव करने में उनकी मदद करते हैं। जी। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने बहुत ही कॉमनली देखा है कि औरतों के बाल तो झड़ते ही हैं, पर आदमियों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, यहाँ तक कि वो गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि दोनों की जो शरीर की बनावट है वो डिफरेंट है। और पुरुषों में जो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रहता है वो स्त्रियों के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा रहता है। और माना जाता है ऐसा कि जब शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और उसकी कन्वर्जन की वजह से जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। ये चीज स्त्रियों में देखने के लिए कम मिलती है, स्त्रियों में उस हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम रहती है, इसकी वजह से उनके अंदर जो हेयर फॉल है वो कम दिखता है। सेकेंडली, हम ये कहें कि स्त्रियों में ये हेयर फॉल बिल्कुल ही नहीं दिखता है, ऐसा भी नहीं है। स्त्रियों के अंदर हेयर फॉल जब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हार्मोनल डिस्टरबेंस रहेगा, कहीं ना कहीं उनका अगर मासिक स्राव के अंदर कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी भी हेयर फॉल होगा। और आज जो हमारे पास में कुछ लड़कियां छोटी उम्र की आती हैं, उनके अंदर हम लोग जो हेयर फॉल का कारण देखते हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो प्रॉब्लम रहती है वो जब आती है तो पेशेंट के शरीर में, उस फीमेल के शरीर में जो पुरुषों वाले हार्मोन है उनमें बढ़ोतरी देखी जाती है, या बहुत सारे टाइम उनमें इतनी ज्यादा अगर हम लोग रिपोर्ट्स करवाते हैं तो वो बड़े हुए ना भी हों, बट उसके अलावा जैसे जो पॉलीसिस्टिक के सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे वेट गेन होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, एक्ने की प्रॉब्लम आना, और जो स्किन है उसका थोड़ा सा डार्क हो जाना, ये सब चीजें भी इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टरबेंस चल रहा है, और इसकी वजह से भी हमें उनके बालों का झड़ना हुआ नजर आता है। इसीलिए पुरुषों, आज हम ये कहें कि पुरुषों में ही बहुत ज्यादा रह गया तो ऐसा नहीं है, स्त्रियों में भी ये जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है इसको हम लोग एंड्रोजन से ही रिलेट करते हैं, कि उनकी बॉडी के अंदर भी अगर एंड्रोजन्स बढ़ गए हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से उनके भी इसी एरिया के जो बाल हैं वो ज्यादातर मतलब कम होते हुए नजर आते हैं, डेंसिटी कम होती हुई नजर आती है। और पुरुषों में ये इसलिए बहुत ज्यादा दिखता है क्योंकि उनका पूरा का पूरा ये एरिया खाली हो जाता है। स्त्रियों में भी अगर आप देखोगे तो ये एरिया जो है वो डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, उनका स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि पुरुषों के हार्मोन बढ़ गए हैं, और पुरुषों में इसीलिए जो हार्मोन बड़े होते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि उनमें ज्यादातर ये दिक्कत दिखती है। तो फिर इन बालों को झड़ने से रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बालों को झड़ने के रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें उनके कारणों पे जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे समय होम रेमेडीज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, भाई मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज कर ली हैं, मैंने ये तेल लगा लिया, मैंने वो तेल लगा लिया, मैंने ऐसे खाया, बट वो बाल फिर भी झड़ना ठीक नहीं होते। वो क्यों ठीक नहीं होते? क्योंकि उसका जो सही कारण है वो एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता। तो उस सही कारण को समझें पहले, कि अगर मान लिया आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, मीन्स आपकी बॉडी में हीट एलिमेंट बढ़ा हुआ है, और हीट एलिमेंट बढ़ने की वजह से अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपको कुछ कूलेंट ऑयल्स चाहिए। तो उस समय अगर हम लोग सेसम ऑयल, सरसों का ऑयल ये यूज करेंगे तो ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, और जी। उस बढ़ी हुई हीट के अंदर आपने और गर्म चीज लगा दी तो हीट बढ़ेगी ना, तो हीट के बढ़ने की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको दिखता है कि पित्त की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ ऐसी ठंडी चीजें खाने में भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और लगाने में भी कोई ठंडा तेल इस्तेमाल करना है। जैसे कि कोकोनट ऑयल तो इजीली अवेलेबल है,
हर एक के पास, हर एक के घर में किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाके आप कोकोनट ऑयल बोल सकते हो। जी। तो आप कोकोनट ऑयल जो, अब इसमें भी आजकल थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है, जो मैं देख रहा हूँ कि कोकोनट ऑयल भी, पिघला हुआ कोकोनट ऑयल भी हमेशा सर्दियों में जमता ही नहीं है, और जो ओरिजिनल ऑयल है वो हमेशा जमता है, तो उसकी तासीर ठंडी है। जो दूसरे ऑयल है उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाए हैं जिनकी वजह से वो सर्दियों में जमते नहीं है। तो हमें वो ऑयल यूज करना है जो थोड़ा सा सर्दियों में जमता है, ताकि जब हम उसको इस्तेमाल करें तो वो अपना कूलेंट इफेक्ट दिखाए। जी। इसी तरह से आप अगर खाने में थोड़ा सा किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, धनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ हीट है उसको कम करेगा। खाने में घृत का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, तो ये पित्त से रिलेटेड जो हेयर फॉल है वो उसको कम कर सकता है। अभी जी। हम लोग वातज हेयर फॉल की तरफ अगर आए हैं, तो बहुत सारे टाइम एक्स्ट्रा जब हम लोग बहुत तेज, कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही ट्रैवलिंग का रहता है, जो हमेशा बाइक पे ही ज्यादातर रहते हैं, जो हमेशा बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो डायरेक्ट एयर जब उनके सिर पे पड़ती है तो वो वहां पर ड्राइनेस पैदा करती है, जो उनका एक हेयर फॉल का कारण बनता है। ओके। फिर जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन जब हम लोग हेलमेट्स पहनते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन आती है, रबिंग होती है, तो वहां पर एयर एलिमेंट बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बात बढ़ती है, उसकी वजह से भी जो है हेयर फॉल होने का कारण बनता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा जो अच्छे से मॉइस्चनिंग इफेक्ट दे, और थोड़ा सा गर्म प्रकृति का, और जैसे तिल का तेल, ये सबसे अच्छा माना गया तिल का तेल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हेयर फॉल को सबसे अच्छा इम्प्रूव करता है। अगर ये वात की वजह से आया या कफ की वजह से आया, तो हम लोग अगर सिसम ऑयल का इस्तेमाल करें, उसके साथ में खाने के अंदर अगर हम लोग सफेद तिल या काले तिल का इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये हमारे वात से रिलेटेड हेयर फॉल को भी इम्प्रूव करते हैं और कफ से रिलेटेड हेयर फॉल को भी इम्प्रूव करते हैं। और कफज जो पेशेंट रहते हैं उनमें, जो मैंने पहले बताया आपको कि बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनका स्कैल्प हमेशा चिपचिपा ही रहता है, स्कैल्प पे ऑयलीनेस बनी रहेगी। पेशेंट हमेशा बोलता है कि सर मेरी स्किन जो है ना वो ऑयली सी ही दिखती है, और ऑयल हमेशा निकलता ही रहता है। मैं जितना भी, जैसे आज मैंने अगर सिर धोया और मैंने ऑयल नहीं भी लगाया, तो अगले दिन मुझे ऐसा लगेगा कि उसमें ऑयल बहुत ज्यादा आ गया। जी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम लोग फिर से वही चीज कि थोड़ा सा आपको आपका डाइजेशन ठीक रखना है, बहुत सारे टाइम खाना प्रॉपर समय पे नहीं हो पाता, जागना और उठना सही समय पर नहीं हो पाता, तो ये भी हमारे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करते हैं। सो अगर हमें कफज हेयर फॉल दिखता है तो हम लोग वहाँ बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा रुक्ष अन्न खाना है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी अगर आप रोटी खाओगे या इनसे बनी हुई चीजें अगर आप खाओगे, काले चने का इस्तेमाल करोगे, तो ये आपके शरीर में जो ड्राइनेस, जो ऑयलीनेस आ रही है उसको कम करेंगे। फिर हम लोग अगर आप, त्रिफला एक बहुत इजीली अवेलेबल आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये बहुत सारा, ये तीनों दवाइयों को अगर हम लोग इकट्ठा मिला दें तो ये त्रिफला बन जाता है, और ये बहुत इजीली आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी थोड़ा इसका इस्तेमाल करें, और अगर इसके साथ में शिकाकाई, रीठा और भृंगराज, इनको ओवरनाइट पानी में सोख करके अगले दिन अगर हम लोग इनका डिकॉक्शन तैयार करें, और उस डिकॉक्शन से अगर हम लोग सिर धोना शुरू करते हैं, तो उससे भी जो कफज हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, जो ऑयलीनेस की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, वो हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाती है। ओके। खाने के अंदर हम लोग कहें कि बहुत सारा टाइम जंक फूड जो है वो खाया जाता है, तो जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम लोग अच्छे से करते हैं, आपका वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए। सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भूख है ना, बहुत सारे समय पेशेंट ऐसा करता है कि जब भूख लगी है तो वो काम में बिजी रहता है, और जब भूख खत्म हो जाती है तो उसको खाना नजर आता है, तो वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तो हम्म। अगर ऐसा भी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी डाइजेशन को वीक करता है, और अगर डाइजेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो भी फॉर्मेशन होगी अच्छी टिश्यू बनने के लिए, वो प्रॉपरली नहीं होगी, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होगा ही होगा। तो खाने में आपका हेल्दी फूड रहना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स आपके बहुत सारे होने चाहिए, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको हम लोग सैलेड्स बोलते हैं, तो चाहे आप एक चपाती कम खाओ, उसकी जगह पर आपको अगर फ्रूट्स और सैलेड्स अवेलेबल हैं तो उन फ्रूट्स और सैलेड्स का इस्तेमाल आप ज्यादा करो। खाने में जो नमक है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी नमक का इस्तेमाल कीजिए, और कम। बहुत सारे लोग बहुत तीखी मिर्चें और तली हुई चीजें
ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं, अगर इसका इस्तेमाल कम करेंगे तो ये भी हमारा हेयर फॉल इम्प्रूव करने में मदद करता है। रात को देर तक जागना, देर तक फोन के साथ लगे रहना, आई स्ट्रेन पड़ता है उससे, और जब हम रात को देर तक जागते हैं तो वायु जो है हमारी बिगड़ जाती है, और अगर हम लोग सुबह लेट से उठेंगे तो कफ का डिस्टर्बेंस रहेगा। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो हमें हमारे ट्रेडिशन में हमें मिला हुआ है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो अगर हम लोग थोड़ा इसको भी फॉलो करते हैं तो उससे भी हमारे हेयर फॉल इम्प्रूव होते हुए नजर आ जाते हैं। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी हद तक हमारे डाइजेशन सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो डॉक्टर, इसके अलावा हम और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए या कंट्रोल हो जाए और हेयर ग्रोथ बढ़ जाए? सबसे अच्छा तो यह है कि जो शैम्पूस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टाइम केमिकल्स बड़े शैम्पू होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जब मैं बात करता हूँ तो वो क्या करते हैं कि सीधी शैम्पू की बोतल सिर पे ऐसे उड़ेली और फिर ऐसे ऐसे मल के वो उसको करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली, कुछ पीछे एक पेशेंट आया था, वो उसके एक हिस्से पे ही थोड़ी सी इचिंग और डैंड्रफ जो है वो प्रॉब्लम थी, एंड जब उससे पूछा गया तो बोलता है कि सर मैं तो ऐसे ही बोतल उड़ेल दी और उसके बाद ऐसे ऐसे साफ कर दिया। तो मैंने बोला कि थोड़े दिन के लिए शैम्पू बंद करते हैं, और मेडिसिन दी तो उससे वो ठीक हो गया। शैम्पू की जगह उसको बोला कि डाइल्यूट करके मेडिकेटेड, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि त्रिफला, रीठा, शिकाकाई, इनका अगर हम लोग डिकॉक्शन बना के पेशेंट को दें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पेशेंट को, क्योंकि उतनी झाग नहीं बनाता, तो उससे पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग फिर भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप फिलहाल, क्योंकि आपको इसकी शैम्पू की एलर्जी हो रही है, तो आप शैम्पू थोड़े दिन के लिए बंद करो। उससे अगर हम लोग उसकी एवज में अगर हम लोग ये वाला डिकॉक्शन यूज करते हैं तो उससे अच्छा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो बहुत हार्श शैम्पूस का जो अभी मैंने बताया आपको, वैसे इस्तेमाल मत करें। थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर डाइल्यूट करें, और डाइल्यूटेड शैम्पू को आप सिर पे मलें। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि बेसन और दही, इसका इस्तेमाल, मतलब बेसन के बीच दही के बीच में अगर हम लोग बेसन बना के, बेसन मिला के उसका पेस्ट बना दें, उस पेस्ट से अगर हम लोग अपने बालों को धोते हैं तो वो अच्छा इफेक्ट देता है। अगर डैंड्रफ ज्यादा रहती है तो हम लोग कर्ड का इस्तेमाल बोलते हैं कि दही ले लो, दही के अंदर आप थोड़ा जौ का आटा मिला सकते हो, जौ का आटा मिला के आप उसको सिर पे लगा लो, उससे उसकी मसाज करके आप 15-20 मिनट के बाद सिर धो, तो उससे भी बालों में जो ऑयली डैंड्रफ रहती है वो कम हो जाती है। फिर हम लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी मिल जाए तो उसको आप रात भर पानी में सोख करके रखो, सुबह वो फूल जाती है। उस फूली हुई मिट्टी से अगर आप सिर धोते हो तो बाल भी अच्छे मुलायम और चमकीले हो जाते हैं, और केमिकल का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। फिर खाने के अंदर हम लोग आंवला का इस्तेमाल करवा सकते हैं कि आंवला आप पाउडर फॉर्म में लें, या फिर आंवले का प्रयोग आप मुरब्बे के रूप में करना चाहते हैं तो मुरब्बे के रूप में करें। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं, दिन में 2 बार 1-1 चम्मच भी लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, या 1-1 मुरब्बा सुबह शाम खाएं, वो भी बालों के लिए अच्छा रहता है। और जो सफ़ेद तिल रहते हैं, उसको चाहे आप सफ़ेद तिल लेके उसको पाउडर बना लें, आप 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले लें, 100 ग्राम से आप मिश्री का पाउडर ले लें, उसमें से उसके अंदर आप 5 to 10 ग्राम्स आप जो इलायची रहती है उसको डाल दें, इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें, और इसको आप दूध के साथ या नॉर्मल पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। तो ये भी एक बालों को थोड़ा नरिश करने के लिए मदद करता है। और फिर अगर हम लोग थोड़ा मेडिसिनल की तरफ जाएं तो भृंगराज, एक जिसको किंग ऑफ हर्ब्स, हेयर हर्ब्स बोला गया, तो अगर हम लोग भृंगराज का पाउडर मिल जाए अगर हमें, तो भृंगराज का पाउडर लेके उसके अंदर आंवला का पाउडर मिक्स करें, दोनों को सम भाग, मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप चाहे तो उसका पानी के साथ पेस्ट बना के सिर पे अगर आप उसको हेयर पैक की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका हेयर फॉल कम करने में मदद करता है। और फिर कुछ मुलट्ठी भी इजीली अवेलेबल रहती है, आप उसको भी उबाल कर, अगर आप चाहे तो उसका उबालने के लिए आप सिंपल चाय बना के लें, वो भी आपको फायदा करेगी। या फिर उस पानी के अंदर आप दूध डाल दें, और वो पूरा का पूरा शीर पाक जिसको बोलते हैं, कि एक भाग हम ये ले लेंगे, मुलट्ठी ले लेंगे, उसमें 1 कप पानी डाला, 1 कप दूध डाला, और 2 to 5 ग्राम्स आप मुलट्ठी ले लो, उसमें 100-150 ml पानी, 100-150 ml दूध डालो, और जब ये सारा उबल के सिर्फ दूध ही बचे तो उसको भी अगर आप छान के पीते हैं तो ये भी आपका हेयर फॉल इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है जी। और ये कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी
बाकी डॉक्टर, इनके अलावा भी क्या कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? जी, इनके अलावा बहुत सारे टाइम हम लोग देखते हैं कि जो टॉवल्स हैं, जो हेयर कॉम्ब्स हैं, वो बहुत सारे टाइम घर के अदर-अदर मेंबर्स भी यूज़ करते हैं। तो जी। अगर किसी को स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर आप टॉवल्स एक-दूसरे के यूज़ करेंगे, तो वो प्रॉब्लम एक से दूसरे में जाती है। या फिर जो कॉम्ब्स हैं, हम लोग शेयर करते हैं, तो कई बार पेशेंट को जो फंगल इन्फेक्शन रहती है, वो दूसरे को भी होने के चांस रहते हैं। तो कॉम्स का प्रयोग जो है वो आप अपने लिए ही अपनी कॉम्ब ही रखनी चाहिए, टॉवल एक-दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे टाइम फीमेल्स सिर धोने के बाद में बालों को टॉवल से झटकती हैं, तो वो झटकने की वजह से भी बहुत सारे समय बाल बीच में से टूट जाते हैं, तो उसका भी आप जो है थोड़ा ध्यान रखें कि आप उसको प्रेस करके ऐसे टॉवल के बीच में ऐसे दबा के बाल सुखाएँ रादर देन झटकने से। और लगातार जो है ऑयल का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं आजकल। जो हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, वो लोग ज़्यादातर ऐसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑयल के नाम पे ऑयल है ही नहीं। जैसे उनमें लिक्विड पैराफिन, लाइट लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल बेस्ड, जिसको आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो जी। इसका इस्तेमाल आजकल जो हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो ज़्यादातर अगर पेशेंट से पूछा जाए कि आप ऑयल लगाते हो, कितना फ्रीक्वेंटली आप ऑयलिंग करते हो, तो पेशेंट बोलता है कि सर ऑयलिंग तो हम लोग डेली करते हैं। और अगर पूछो कि कौन-सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसा सिंथेटिक ऑयल है, जिसमें इटसेल्फ में कोई उसकी ताकत नहीं है। क्योंकि जो ऑयल है वो प्योर ऑयल में, जैसे सेसम ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये ऑयल्स को हम लोग प्योर ऑयल्स बोल सकते हैं जो हमें नरिश करते हैं। बट अगर हम लोग लाइट लिक्विड पैराफिन वाला ऑयल यूज़ करेंगे, तो वो सिर्फ़ एक आपको एक फीलिंग देने के लिए कि आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ आप इसमें ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हो। तो प्रेफ़र करना चाहिए कि ऑयलिंग आपकी वीकली ट्वाइस और थ्राइस तो हो ही जानी चाहिए। और अगर नहीं होती है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो करनी ही करनी है। और अगर आप ये ऑयल का यूज़ करते हो, तो ये भी आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। इंटरनली भी आप थोड़ा घी का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपको थोड़ा बालों को झड़ने में मदद करता है। बट अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि घी खाने से मोटे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, घी खाने से मोटे नहीं होते हैं। आप काऊ का घी लोगे तो वो डेफ़िनेटली आपको मोटा नहीं करेगा, बट आपकी बॉडी को अच्छे से ताकत देगा और आपकी इनर हेल्थ को और आपकी ब्यूटी को इम्प्रूव करेगा। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी मैं अपने बालों में ऑयल अप्लाई करती हूँ, जब भी, तो हुँ, हेयर हुँ। फॉल उस टाइम पे बहुत होता है। तो ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? ये ऑयल का प्रॉब्लम है या मेरे बालों का है, या किस मतलब एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है? मुझे डर लगता है ऑयलिंग करने से। देखो, इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि खेत में बहुत सारा अच्छा धान लगा हुआ है, गन्ने लगे हुए हैं और आँधी आई है, उसकी वज़ह से फसल गिर गई है। तो वो जो किसान है वो देखता है कि यार मेरे तो जो फसल है वो गिर गई है, अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, तो ये बढ़ेगी। तो ये हमारी भ्रांति है, वो बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि वो रूट से निकल चुकी है, ठीक है? ऐसे ही हमारे बाल जो जो लोग ऑयल करने से डरते हैं, जो लोग कॉम्ब करने से डरते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो आके मुझे कंप्लेन करते हैं कि नहीं सर, मैं तो शैम्पू 1 हफ्ते बाद करती हूँ, या मैं शैम्पू या ऑयलिंग में 1 हफ्ते बाद करता हूँ, मैं रोज़ कंघी नहीं करता हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे बाल रोज़ झड़ते हैं। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम है आपका कि इंटरनली बॉडी के अंदर हमारे कहीं कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स लैक हो रही हैं, जिसकी वज़ह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है। अब हम लोग रेगुलर कॉम्ब वगैरह करते हैं, तो उस समय इतना हेयर फॉल नहीं दिखता, बट जब हम लोग फ्रिक्शन दे के ऑयलिंग करनी शुरू करते हैं, तो ऑयलिंग जब हम करेंगे, तो जो वीकेंड हेयर रूट्स हैं, जो ऑलमोस्ट डिटैच की तरफ हैं, जो रूट्स से डिटैच हो चुकी हैं, वो हेयर फॉल होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब भी मैं ऑयल करता हूँ, सिर्फ तभी ज़्यादा दिखते हैं, आगे पीछे तो दिखते नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी हेयर रूट से डिटैच हो चुके हैं, वो तो गिरने ही वाले हैं। आप आज हाथ लगाओ, आप कल हाथ लगाओ, परसों हाथ लगाओ। जब तक वो स्किन की लेयर्स में फँसे हुए हैं, तब तक वो वहाँ रहेंगे, वो गिरेंगे नहीं। और जैसे ही आपने उसको अच्छे से थोड़ा-सा भी ट्रैक्शन दिया, थोड़ा-सा भी आपने उसको पुल किया, तो वो निकल के बाहर आ जाएँगे। सो इसीलिए इनिशियली जब हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट का, तो हम पेशेंट को बोलते हैं पहले ही कि इनिशियल कुछ दिनों तक आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करोगे, शैम्पूइंग करोगे, तो उसमें आपको हेयर फॉल दिखेंगे। तो वो
थोड़े दिन के अंदर 10-15 डेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनली मेडिसिन भी जानी शुरू हो गई है, उसने इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है। हेयर रूट्स को जो वीक हैं, जो डिटैच हो चुकी हैं, उनको हम किसी भी तरह से बचा नहीं सकते, वो जाने ही वाले। वहां से नया बाल निकल के आने की तैयारी में है तो वो आएगा। सो इसीलिए जो नया बाल है वो और ओल्ड बाल को पुश करके वो बाहर फेंकने का काम करता है, तो वो जाएगा तो नया निकल के आएगा। और अगर इसके बैलेंस जो साइकिल है कि हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ, अगर इसका डिसबैलेंस हुआ, तभी पेशेंट के सिर के ऊपर जो है स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो जाता है। उसमें होता है कि फॉलिंग इज इंक्रीज एंड ग्रोथ इज स्लो डाउन, सो उसमें आपका स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपका स्कैल्प विजिबल नहीं हो रहा और फॉलिंग और ग्रोथ की प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो फिर हम लोग इंटरनल थोड़े से सप्लीमेंट्स दे के पेशेंट की जो हेयर फॉल है उसको इम्प्रूव करवा सकते। जी जी, तो इसका मतलब आपकी सलाह के अकॉर्डिंग मुझे ऑयलिंग करते रहना चाहिए। जी जी, आपको ऑयलिंग मस्ट है, बट इंटरनली जो अगर कोई वीकनेस आ रही है या कोई हार्मोन डिस्टरबेंस हो रही है या कभी कभी हम लोग क्रैश डाइट्स कर लेते हैं, तो इनकी वजह से जो जो बेसिक रीजन है वो रीजन फाइंड आउट करके अगर हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी आपकी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को लेके, तो आप अपने सभी पेशेंट्स को एक जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं या सबको अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं? देखो, आयुर्वेद ने तो 3 ही चीजें बोली हैं कि वात, पित्त और कफ। अगर इनमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आई तो इनकी वजह से बाल जाने वाले हैं। तो हम लोग का जो प्रोटोकॉल चलता है वो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को वात की वजह से या पित्त की वजह से, कफ की वजह से या पित्त कफ की वजह से या वात पित्त की वजह से, तो ये जो चीजें हैं हमें ये डायग्नोज करनी पड़ती हैं। तो उसके पैटर्न को सिलेक्ट करके हम लोग मेडिसिन प्लान करते हैं और उसकी वजह से फिर पेशेंट में इंप्रूवमेंट नजर आती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल कारण है आजकल हेयर लॉस का। बेसिक कॉज में पेशेंट के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी है, जिसको अनीमिया बोल सकते हैं, या एचबी अगर बोलें तो एचबी कम रहता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर मेडिसिन सेम रहती हैं। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स रहते हैं जिनमें, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रीसी डैंड्रफ वाला पेशेंट है, या प्रेगनेंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर एक ऐसी भी कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट को इनडाइजेशन या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, जहां पर पेशेंट का डाइजेशन बहुत वीक है और उसको बार बार फ्रीक्वेंट लूज मोशंस रहती हैं। वो जो भी खाता है उसके बाद उसको मोशन आता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फिर हमें फर्स्ट उस पैथोलॉजी को टारगेट करना पड़ता है, मतलब उस कारण को टारगेट करना पड़ता है जो कारण उसके हेयर लॉस का कारण बन रहा है। मींस पेशेंट अगर हेयर फॉल का आया और मैंने उसको हेयर फॉल की दवाई दे दी और उसको मैंने बोला कि आपका पेट तो नहीं ठीक होने वाला, तो उसका हेयर फॉल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण है पेट खराब होना। तो पेट खराब होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होने चाहिए वो प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं बॉडी में, बॉडी वीक हो रही है, और अगर बॉडी वीक होगी तो हेयर फॉल होगा। सो अगर पेशेंट आपके पास में कोई ऐसा आता है जिसका कारण आपको समझ नहीं आया और आपने उसको मेडिसिन ब्लाइंडली दे दी, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो आपको रूट कॉज पे काम करना है रादर देन कि एक सिंगल मेडिसिन दे के आप बोलो कि ये ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास जब पेशेंट आते हैं तो हमने एक प्रोटोकॉल बना के रखा है, क्वेश्चनियर सेट करके रखा है। तो वो पहले हम लोग पेशेंट को पूछते हैं, वो पेशेंट को देते हैं फिल करने के लिए, वो सब बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोज करते हैं कि क्या कारण है इसका, फिर उसके बाद मेडिसिन सेलेक्ट करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट। जी, क्योंकि आजकल तो जैसे हम देखते हैं मार्केट में, टीवी पे बहुत सारे मेडिसिन कंपनीज अलग अलग फार्मेसी बना के बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि, और वो दावा करते हैं कि ये मेडिसिन लेने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए या एक ही कॉमन दवा सबके ऊपर काम कर जाएगी, इसीलिए। नहीं, वही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप जो मेडिसिन या ऑयल, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट जो भी आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, उनको देते हैं, तो वो मार्केट में अवेलेबल है या फिर ये आपका खुद का प्रोडक्शन है? इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो मार्केट में अवेलेबल नहीं था और हम लोग खुद अपनी क्लिनिक में देते थे। आज हमारे बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं और पेशेंट ऑनलाइन भी
अगर लेना चाहे तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। अदरवाइज अगर वो कंसल्टेशन लेके करना चाहे हमसे बात करके, तो कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। पेशेंट हमसे कांटेक्ट करेगा, कंसल्टेशन लेगा, उसके पास सारा जो मैंने बताया कि क्वेश्चनियर जाएगा, उसके वो आंसर्स फिल करके भेजेगा, तो उसके बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या चाहिए, जी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो उसका बेसिक डिजाइन है मेडिसिन का, वो उसको सेलेक्ट करके बताएंगे कि आपके लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट है, आप अगर ये लोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। मींस डायरेक्टली अगर लेना चाहे पेशेंट तो ऑनलाइन अवेलेबल है, और कंसल्टेशन लेके लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते तो अगर हमारे व्यूअर्स आपसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहें, कोई एडवाइस लेना चाहें, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मेरे लिए जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, मेरा ईमेल आईडी है, आप उन पे अपनी डिटेल शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं बोल देता हूँ, +91 730 7792522। इस पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, तो आप इस पे पिंग कर सकते हैं। आपकी इमेजेस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। कई बार अगर हमें वीडियो कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वीडियो कंसल्टेशन ऑफर करते हैं पेशेंट को। ये जी। सब होने के बाद में आप आपकी प्रॉब्लम जब बताएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.ayurveda AYURVEDAHAIRCARE.in, ayurveda haircare.in। आप इस पे विजिट कीजिए, आपको दिख जाएंगे कि हमारे जो हेयर रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं, हेयर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और YouTube के चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं कि YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रिसेंट अपडेट्स वगैरह जो है वो सब मिलते रहेंगे। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है, उनसे कोई एडवाइस चाहिए है, तो आपको उनकी ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, क्योंकि आज तक तो मुझे और हमारे व्यूअर्स को यही लगता था कि ये एक ही प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। पर आज आपसे बात करके हमें ये पता चला है कि ये हेयर फॉल एक नहीं है, इनके रीजंस बहुत सारे हैं और अलग अलग तरीके से होता है हेयर फॉल। और इसके लिए हमें पहले प्रॉब्लम्स की रूट तक जाना होगा, उसको डायग्नोस करके देन हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे फूड एंड लाइफ चैनल में बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अधिक जानकारी या और चीजें के लिए आप कभी भी अगर मुझे बुलाना चाहें तो आप बुला सकती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर रितेश जी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आप इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और हेयर प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेंगे। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे, आप हमारे साथ कमेंट में जाकर जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप किसी स्पेशल प्रॉब्लम या किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, डॉक्टर रितेश जी की सलाह चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जाकर बताइए। हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, जिससे कि हमें नए वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिले, आपका सपोर्ट मिले। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो इस प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।